औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सेक्रेटरी इज़्ज़त माफ़ जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, सूबाई सदर कश्मीर जनाब नासिर असलम वानी साहब, स्टेज पर बैठे मेरे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर ज़ोमा किराम, जिसमें हमारे वुमेंस विंग के सूबाई सदर साहिबा भी बैठी हुई हैं, और बिलखसूस आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ख़ानदान में अपने वर्करों के साथ शमूलियत करते हुए हमारे साथी जनाब सैफुद्दीन भट्ट साहब, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जमात के सदर मोहतरम के तरफ से और अपने तरफ से मैं सैफुद्दीन भट्ट साहब का और उनके तमाम साथियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस तंजीम में, इस ख़ानदान में इस्तकबाल करता हूँ। बड़े दिनों से हम इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल इसकी शुरुआत पिछले साल फरवरी मार्च में ही इसका संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन संग बुनियाद रखने के बाद जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो एक ऐसा सियासी भूचाल, एक ऐसा सियासी ज़लज़ला आया जिससे हम आज भी हिल रहे हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता और यकीन भी नहीं होता कि जिस सियासी माहौल में हम एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर रहे थे और जिस सियासी माहौल में आज भट्ट साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं, क्या वो वही इलाका है? क्या वो वही सरजमीन है? क्या हम वाकई वही लोग हैं? क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को इतना कुछ बदला, इतना कुछ बदला कि ये यकीन नहीं आता कि आज भी हम उसी जगह एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जब पिछले साल मैं इनसे मिला तब हमारी नज़र जो थी वो पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन पे, और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि असेंबली के इलेक्शन होंगे, उसमें हमारी कामयाबी होगी, हुकूमत बनेगी और हम लोगों के मुश्किलात और मसाइल को हल करने में लग जाएंगे। लेकिन मैंने बार बार अपने साथियों को कहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, इंसान जो भी सोचे, जब तक अल्लाह ताला को वो बात मंजूर नहीं है तब तक वो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। कहाँ हम असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे थे और कहाँ हम आज अपने तशक्कुस, अपने पहचान, अपने वतन, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब भट्ट साहब से बात हुई तब हम सब सियासी पार्टियां अपने अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। कहाँ पीडीपी अलग, कहाँ एनसी अलग, कहाँ सीपीएम अलग, कहाँ पे हमारे कांग्रेस अलग, वो तो शायद आज भी अलग है लेकिन वो दूसरी बात है। हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलग, मतलब डट के हमने पिछले साल मार्च अप्रैल में एक दूसरे की मुखालफत की, लेकिन आज मरकज के उस
साजिश के नतीजे में हम मजबूर हुए एक ही प्लेटफॉर्म पे आने पे। हमने कहा यह मौका नहीं है कि हम अपनी छोटी सियासी लड़ाइयों में उलझ जाएं। आज मौका नहीं है कि हम इलेक्शन और सीट गिनें या हुकूमत बनाने की बात करें। आज अगर लोग हमारे तरफ देख रहे हैं तो उनके नजरिए में सिर्फ एक ही चीज है कि क्या ये सियासी लीडर, क्या ये पार्टियां एक साथ आके हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी जमीन को बचा पाएंगे या नहीं। तो आज मैं बड़गाम की 5 सीटें नहीं गिन रहा हूं, मैं श्रीनगर के 8 या गांदरबल के 2 या अनंतनाग की सीटें या बारामूला की सीटें या जम्मू की सीटें नहीं गिन रहा हूं। यह लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई वजीर आला की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लानत हो हम पे अगर इन हालात में आज भी हम इख्तिदार की कुर्सी के पीछे भागें। लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे अगर आज भी हमारी नजर सेक्रेटेरिएट पर ही रहे और हम इस सोच में रहे कि कब हम उस दफ्तर में घुस के उस कुर्सी को दोबारा हड़प लेंगे। हमारी लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए है। हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा आने वाला कल, ये लड़ाई उसके लिए है। इन दिल्ली वालों ने कोई हरबा नहीं छोड़ा हमें कमजोर करने के लिए और बांटने के लिए। काश जो अकल हमें अब आई है एक साथ काम करने की, काश ये अकल हमें पहले आई होती, शायद ये नौबत नहीं आती। मरकज ने बार बार ये कोशिश की कि हमारी आवाज यहां कमजोर हो जाए और उस कमजोर आवाज का नतीजा आज आपके सामने है। हम बिखर गए और इनकी साजिश पूरी हो गई। हमारी आवाज कमजोर हो गई और उन्होंने हमारी पहचान मिटा दी। लेकिन आज भी वो लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को ये सब किया, इस रियासत को पूरी तरह इस मुल्क के साथ मिलाने के लिए, आज भी वो हमारे साथ फर्क करते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, कल जो जमीन के लेन देन के कानून यहां बनाए गए, इससे मजबूत कानून तो और रियासतों में है। आज भी इस मुल्क का बाशिंदा आजादी से हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, मैं कितनी रियासतों के नाम लूं जहां इस मुल्क का बाशिंदा जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन पता नहीं हम जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है कि अंधाधुन इजाजत दी गई यहां लोगों को आने की और जमीन खरीदने की। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है आप एंटी नेशनल हो, आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो। जनाब, जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन में ही तो दर्ज था। जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया वो किसी और मुल्क के आईन में दर्ज नहीं था।
वो इसी मुल्क के आईन में दर्ज था। अगर जम्मू कश्मीर को वो खसूसी दर्जा नहीं दिया होता, क्या पता 1947 में क्या अलग कहानी बन जाती। और जिन कानून को आज बदलने का काम हुआ, उनकी शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आजादी के बाद नहीं हुई। जिन कानून को परसों तहस नहस किया गया, उनकी शुरुआत तो महाराजा साहब ने की थी। जिस महाराजा के मूर्ति के सामने परसों ही बीजेपी ने जम्मू में प्रोग्राम किया, उसी महाराजा साहब के कानून को इन लोगों ने तहस नहस किया। और हम एंटी नेशनल। ये दिल्ली वाले जब नागालैंड वालों से बात करते हैं, जिस नागालैंड का लीडर ये कहता है कि ना हमें हिंदुस्तान का आईन मंजूर है, ना हमें हिंदुस्तान का झंडा मंजूर है, ना हिंदुस्तान की सालमियत मंजूर है, उनके साथ तो आप बातचीत करते हो। उनका नाम तो मैं आपके टीवी चैनलों पे नहीं देखता हूं, यह कहते हुए कि ये जी देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। लेकिन जब यहां के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, तो सीधा आप कहते हो ना, आप ये तो मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जनाब, जिस जगह हम आज बैठे हैं, जिस झंडे के तले आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमें मुल्क के खिलाफ बगावत करनी होती तो 1947 में हमारा अदना वर्कर मकबूल शेरवानी बारामुल्ला में वो रोल अदा नहीं करता जिसके लिए आज भी उन्हें सराहा जाता है। मास्टर अब्दुल अजीज, अरे ना, मैं किन किन लीडरों का और वर्करों का नाम लूं जो पिछले 30 साल में गोलियों के शिकार हुए, ग्रेनेड के शिकार हुए, माइन ब्लास्ट के शिकार हुए। क्योंकि हमने बार बार कहा कि जो हमने हासिल करना है पुरअमन तरीके से आईन के तहत हासिल करना है। आज हमें धकेला जा रहा है। आज यही लोग हमें कह रहे हैं कि हमारा रास्ता गलत था। समझ में नहीं आता आप लोग हमसे क्या कराना चाहते हो। नहीं तो मुझे बताइए, ये अलग अलग तराजू में तोलने का क्या मतलब है। कल एक पार्टी के वर्करों को जम्मू में पुरअमन तरीके से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है इन नए जमीन के कानून के खिलाफ। पुरअमन तरीके से निकले, नारे निकाले, जुलूस किया और गए वापस। आज उसी तंजीम ने श्रीनगर में पुरअमन तरीके से एक जुलूस निकालने की कोशिश की और क्या किया आपने? वर्करों को उठाया, कोठीबाग पुलिस थाने में बंद किया। आखिरकार बताइए, आप हमसे चाहते क्या हो? क्या वाकई चाहते हो कि हम मेन स्ट्रीम छोड़ दें? जिस चीज के लिए हमने 30 साल यहां कुर्बानियां दी, क्या आप चाहते हो कि हम वो छोड़ दें? कोई समझाए मुझे, ये कहां पे लिखा है कि आईन के तहत पुरअमन तरीके से अपना हकूक हासिल करना गैर कानूनी है या एंटी नेशनल है?
क्योंकि अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। वही जो नरसिम्हा राव ने हमें दिखाया था, शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई इज द लिमिट। ये हमने नहीं कहा, ये नरसिम्हा राव ने उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था। चलिए छोड़िए, वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको उनकी बात पे कोई यकीन नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको इसी वजीर आजम साहब ने भारत रत्न से नवाजा, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें देखनी हैं, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत? उन 3 चीजों के दायरे के बाहर तो हम गए ही नहीं, तो फिर क्या गलत कर रहे हैं हम? जिन कानून के तहत गरीब कश्मीरी को इस गुर्बत से निकाला गया, काश्तकारी खत्म की गई, जेलदारी खत्म की गई, गरीब मजलूम कश्मीरी को एक आवाज मिली, उन कानूनों को तहस नहस किया गया। आज खुली छूट है, अमीर लोग आए और हमें यहां से बेघर करें, और ये लोग सोचते हैं कि हम खामोश बैठेंगे, कि हम कहेंगे आओ जी हमारे पैर पे क्या, हमारे गले पे कुल्हाड़ी मारो, और हम उफ तक नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आखिरकार उस छोटे से जमीन के टुकड़े के अलावा हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए रहा ही क्या? रहा ही क्या? और अगर हमने ये भी नहीं बचाया, किस मुंह से कल आने वाले नस्ल को हम कहेंगे कि हम आपके मुस्तकबिल को बचाने के लिए निकले? हमारा सारा कुछ तो इस जमीन में, इस जमीन से जुड़ा हुआ है। लैंड टू टिलर नहीं तो हमें जिंदा रखा। और इसलिए जो मैंने शुरू में कहा कि हालात मरकज ने ऐसे बनाए कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहा मां सिवाय ये कि हम सब एक साथ मिलके इस रियासत को बचाएं और रियासत को इस दलदल से हम निकालें। और इसमें सबसे अहम रोल, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे लीडर जनाब फारूक साहब की बनती है। और इसलिए आज सैफुद्दीन भट्ट साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में फॉर्मल तरीके से शामिल होना यह और ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब तक हमारी आवाज मजबूत ना हो, जब तक हमारी आवाज में दम ना हो, जब तक हमारी आवाज में ताकत ना हो, तब तक शायद कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की लड़ाई नहीं है। पता नहीं हम में से कितने दम तोड़ेंगे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन इस लड़ाई के अलावा और इस लड़ाई से शायद बेहतर और कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा कुछ इस लड़ाई से जुड़ा हुआ है, सारा कुछ। अगर हम इस लड़ाई में नाकामयाब रहे तो फिर हम कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं।
आगे हमारा ये सियासी माहौल किस तरह की करवट लें, किस तरह के फैसले हमें लेने पे मजबूर करे, किसी को नहीं पता। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोचा होगा। लेकिन मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं, और मैं इस बात को मान के चलता हूं, कि अल्लाह ताला ने जो भी सोचा होगा आखिरकार अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। और कोई भी अच्छी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। अच्छे चीजों को हासिल करने के लिए मुश्किल रास्ता इख्तियार करना ये हमारी मजबूरी और हमें करना पड़ता है। और हम करेंगे क्योंकि ये लड़ाई हम हारने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह करे कि भट्ट साहब के आने से हमारी आवाज में और ज्यादा ताकत आए। जहां थोड़ी बहुत हमारी कमजोरी रही है, उस कमजोरी को एक ताकत में ये तब्दील करें। मैं इन्हें यकीन दिलाता हूं कि मिलके हम आपके साथ काम करेंगे, मिलके हम इस वतन को ऊपर उठाएंगे और इन आंसुओं को पोंछ के इंशाल्लाह एक ना एक दिन यहाँ के लोगों के चेहरों पे हम मुस्कुराहट लाने में कामयाब होंगे। अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में ही वो दिन देख पाएँ। मैं एक बार फिर भट्ट साहब आपका इस ख़ानदान में